नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी राहुल, ओवैसी, ममता और दक्षिण में केसीआर सब मिलकर मोदी पर टूट पड़े हैं और यह माहौल बहुत ही खतरनाक है। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए हर घंटे, हर मिनट नई नई मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। फैक्ट्स गलत, फिगर्स गलत, फिर भी एंटी मोदी टेक्स्ट घुमा रहे हैं। यह कहानी मोदी के विरोधियों की है। पिक्चर और वीडियो लंका का सेट किया गया है और डाटा यानी आंकड़े मन मुताबिक सिलेक्टिव तरीके से उठा लिए गए हैं। उसमें मोदी को कमजोर दिखाने वाली स्क्रिप्ट फिट कर दी गई। नरेंद्र मोदी पर सीरियल अटैक का एक नया तिकड़म है। इसमें पूरा का पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम लगा हुआ है। बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी फायर कर रही है, दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी लिख रहे हैं, हैदराबाद में भाईजान एक्टिव है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम मोदी पर चौतरफा अटैक हो रहा है। बहाना मोदी है लेकिन निशाना हिंदुस्तान है। और मोदी के सारे दुश्मनों को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कुर्सी और सत्ता। आंदोलन जीवी के बाद ये जो नए सत्ता जीवी या जो नए कुर्सी जीवी मोदी विरोधी प्रयोगशाला में पहुंचे हैं, इन सब का एक्सपेरिमेंट इस एक रिपोर्ट से फेल कर देते हैं। चीन की चाल से लंका कंगाल हुआ, वहां जबरदस्त बवाल हुआ। हालत ऐसी कि बैंक लूटे जा रहे हैं, गड्डियों पर गड्डियां मिल रही हैं। श्रीलंका में किसी को शक नहीं है, एक परिवार ने लंका लूटी। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे परिवार हैं, ऐसे परिवारवादी नेता हैं, ऐसे मोदी विरोधी हैं जो इंडिया में लूटी हुई लंका का डंका पीटकर मोदी पर शंका कर रहे हैं। मोदी विरोधी लंका के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सा प्रपंच कर रहे हैं और कैसे दुनिया के मंच पर मोदी ही सबसे बड़े और सबसे ताकतवर सरपंच हैं। एक एक थ्रेड, एक एक डिटेल आपको समझाएंगे। पहले चीन ने लंका को लूटा, फिर परिवारवाद की बीमारी ने लंका को लकवा मारा। फैमिली ऑलवेज रूल वाली इसी बीमारी ने श्रीलंका का बंटाधार किया। और अब इंडिया में मोदी के वो घोर विरोधी जो परिवारवादी पार्टियों से रिश्ता रखते हैं, उन सब ने मिलकर लंका वाला नया हथकंडा अपनाया है। मोदी को घेरने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए हर रोज नया हैशटैग ट्रेंड कराया है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव चलाया है। ये सब कुछ एक प्रपंच का हिस्सा है। सोची समझी रणनीति के तहत लंका की खबर में मोदी का नाम फिट किया गया है। लंका से आई एक एक तस्वीर को मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन दूरबीन लगाकर देख रहे हैं। सुबह शाम श्रीलंका की टाइमलाइन चेक कर रहे हैं। इनमें से एक भी हैंडल की दिलचस्पी, एक भी मोदी विरोधी का इंटरेस्ट श्रीलंका में नहीं है। हर कोई यही तलाश कर रहा है कि लंका में कोई ऐसी लाइन मिल जाए ताकि साम दाम दंड भेद करके किसी तरह मोदी को इंडिया में बदनाम किया जाए। इसीलिए जिसको जो मिल रहा है वो चिपकाए जा रहा है। मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान के अवाम को भड़काए जा रहा है। मोदी से नफरत का लेवल ये है कि अपनी मर्जी से मनगढ़ंत आंकड़े फिट किए जा रहे हैं। भारत की बर्बादी की भविष्यवाणी की जा रही है और ऐसा करके मोदी को हराने की, मोदी को हटाने की पटकथा लिखी जा रही है। आज हम एक एक करके ऐसे सारे चेहरों का सच आपके सामने रखेंगे जो मोदी के खिलाफ लिखी जा रही लंका वाली फेक पटकथा का स्क्रिप्ट राइटर है, अलग अलग हैंडल्स का मास्टर है। सबसे पहले आपको इंडिया में मौजूद उस इकोसिस्टम की टाइमलाइन दिखाते हैं जो 72 घंटों से नॉनस्टॉप मोदी की बर्बादी और हिंदुस्तान की तबाही के सपने देख रहा है।
यह सिलसिला सुबह से शुरू होता है, रात भर चलता रहता है। सोचिए, प्रधानमंत्री सुबह सुबह नए संसद भवन की छत पर लगे विशाल अशोक स्तंभ को इनॉग्रेट करते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उनके धुर विरोधी लंका के बहाने नॉनस्टॉप मोदी मोदी जपते रहते हैं। पहले आपको यही दिखाते हैं कि लगातार तीसरे दिन किसने क्या क्या लिखा, क्या क्या फैलाया। इस मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो वो है कांग्रेस का इकोसिस्टम। इंडियन यूथ कांग्रेस ने क्वेश्चन मार्क के साथ पूछा, श्रीलंका की तबाही का गुनहगार कौन? इशारा मोदी की तरफ था। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने बैक टू बैक 5 ट्वीट दागे। पहले में लिखा, श्रीलंका के राष्ट्रपति झोला उठाकर निकल चुके हैं, मगर यह बात समझ से परे थी कि इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया। दूसरे ट्वीट में श्रीलंका का जिक्र करके बीजेपी पर निशाना साधा। तीसरे ट्वीट में सिर्फ श्रीलंका वाला टेक्स्ट लिखा, मगर पूरे ट्वीट की भाषा मोदी को दिमाग में रखकर ही लिखी गई। चौथे ट्वीट में सीधा हमला मोदी पर किया। पहली ही लाइन में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बता डाला। पांचवें ट्वीट में मनगढ़ंत कहानी बनाई, कर्ज वाला फेक नैरेटिव बनाया और मोदी को टैग करके ये अफवाह फैलाई कि हिंदुस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर जाने वाला है। यह सिर्फ एक सैंपल नहीं है। इंडिया में 72 घंटों से लंका कांड की एक दूसरी ही व्याख्या हो रही है। लंका कांड हो गया, अगला नंबर भारत का है जैसी स्क्रिप्ट बार बार लिखी जा रही है। मसलन इस कांग्रेस समर्थित हैंडल की भाषा देखिए। इसने मोदी का नाम तो नहीं लिखा, मगर जो कुछ भी कहा वो कम से कम सभ्य समाज में जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। इसी हैंडल के दूसरे ट्वीट में लंकापति का जिक्र करके राजनीतिक द्वेष की वजह से मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। बिल्कुल वही पैटर्न, शब्दों का वही रंग ढंग तीसरे ट्वीट में भी दिखाई दिया। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने श्रीलंका में सैलाब आने का जिक्र किया, मगर इशारा किधर था आप भी समझ सकते हैं। देश के लिए बॉक्सिंग के पंच लगा चुके विजेंद्र सिंह भी इन दिनों कांग्रेस के इशारों पर मोदी विरोधी पंच ही लगा रहे हैं और हैशटैग श्रीलंका के साथ पूछ रहे हैं कि अगला नंबर किसका। एक और कांग्रेसी नेता की भाषा देखिए। ये इकोसिस्टम इतना चालाक है कि कई बार नाम नहीं लिखता, मगर इशारा मोदी की ओर ही करता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का हैंडल देखिए। इसने तो लंका को सीधे एमपी से जोड़ दिया। बीजेपी हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ का नारा फिट कर दिया। दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो सोचते रहने दीजिए कि क्या होने वाला है। मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाली इस भेड़चाल में कांग्रेस का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता सक्रिय है। इसमें कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का नाम भी है। सुरजेवाला यूपीए सरकार और मोदी सरकार की तुलना करते हैं। देश पर तब कितना और अब कितना कर्ज की स्क्रिप्ट लिखते हैं। इशारों इशारों में मोदी को कसूरवार ठहराते हैं, मगर पूरा सच नहीं बताते। सच ये है कि इस वक्त भारत का कुल विदेशी कर्ज करीब करीब 49 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से केंद्र सरकार के ऊपर कुल कर्ज 21% है, जबकि करीब 50% विदेशी कर्ज गैर सरकारी कंपनियों के नाम है। यह बात सही है कि अगले 1 साल के भीतर भारत को करीब 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है, मगर इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें से केंद्र सरकार को करीब 61,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। ज्यादातर रीपेमेंट्स गैर सरकारी सेक्टर को चुकता करना है। मगर चूंकि मोदी को घेरना है तो विरोधी कोई भी लॉजिक देकर उसे सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। कभी लंका तो कभी चीन का डंका पीटने लगे हैं। अब सोमवार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जब कांग्रेस को यह लगा कि उसकी लंका वाली स्क्रिप्ट फेल होती दिख रही है, पब्लिक सब समझ रही है, तो मोदी की फोटो चिपकाकर चीन घुस गया का फ्रेश ट्रेंड शुरू कर दिया गया। जयराम रमेश डीडीएलजे का नया फुल फॉर्म देने लगे। मोदी जी चुप्पी तोड़ो वाला हैशटैग घुमाने लगे और कांग्रेस के नेता कैमरे पर आकर नई नई कहानी सुनाने लगे। व्यक्ति के साथ साथ अगर डेमोक्रेटिकली हम नहीं चलेंगे
तो कोई देश नहीं बचता। इसीलिए एक बात हमको याद आती है कि डेमोक्रेसी में व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, और डेमोक्रेसी अगर लंबे अरसे तक टिकना है तो इसको कलेक्टिव लीडरशिप की जरूरत होती है। सिर्फ कांग्रेस का इकोसिस्टम नहीं, कांग्रेस के अलावा इन दिनों तेलंगाना में मौजूद मोदी विरोधियों का इकोसिस्टम भी लंका के नाम पर ओवर टाइम कर रहा है। हर रोज नई नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी के एक नेता का ट्वीट देखिए। इस हैंडल ने बड़ी चालाकी से श्रीलंका वाला हैशटैग चिपकाया और नीचे एजेंडे के तहत मोदी राज में हिंदुस्तान की बर्बादी वाला टेक्स्ट फिट कर दिया। इसके बाद तेलंगाना के सीएम कैमरे पर आए और उन्होंने भी सेम एंटी मोदी स्पीच का लाइव टेलीकास्ट कर दिया। ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है। लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100 के 100% सच है। क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है? खाली बातें कहना है, कुछ करना है। आपसे नहीं होता, आपने बता दिया। माननीय मोदी जी, आपने बता दिया 80% जो टाइम आपका समाप्त हो गया उसमें आपने बता दिया कि आपके क्षमता कितना है। बस ये बात आपसे नहीं होगा। ये लोकतंत्र है। अगर आप देश प्रेमी हैं, देश के जनता के लिए कुछ भी आपके दिल में हमदर्दी है, आप हट जाइए। आप ब्रह्म में रहते हुए देश को ब्रह्मान्वित मत कीजिए। ये हमारा प्रार्थना है आपसे। आपको हम जैसे लोगों से लड़ना है तो षड्यंत्र के जरिए मत लड़िए, लोकतंत्र के जरिए लड़िए। ये गलत प्रचार जो आपके विपक्षियों के लिए आप करते हो, बंद कर दीजिए। ये आपको शोभा नहीं देता। आप व्हाट्सएप में, इसमें उसमें ट्रोलिंग जो करते हो वो बंद कर दीजिए। हर दिन आपका कद को ये कम कर रहा है। ये सब कुछ 24 को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, छापा जा रहा है। कांग्रेस हो या टीआरएस हो, सबका एजेंडा सेम ही है। मोदी को हटाओ, सत्ता पाओ। तेलंगाना में केसीआर के शासनकाल में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और ऋण में जिस कदर फंसता जा रहा है तेलंगाना, उससे जो हालात पैदा हो रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रधानमंत्री जी पे आक्षेप लगा रहे हैं। वास्तविकता में तो तेलंगाना को खुद वो इस हालात में पहुंचा कर बैठे हुए हैं कि वहाँ पर आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार के कारण असंतोष और परिवारवाद के कारण उभरता हुआ आक्रोश एक उबाल के बिंदु पर है। और हो सकता है कि इसमें उनको भविष्य में अपने लिए कोई शंका नजर आ रही हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मोदी को पॉलिटिकल डेंट पहुंचाने वाली स्क्रिप्ट के राइटर सिर्फ कांग्रेस या टीआरएस तक सीमित नहीं है। गेम प्लान देखेंगे तो समझ जाएंगे, भाईजान से लेकर दीदी तक इन दिनों हर कोई एक्टिव है। मोदी से नफरत का लेवल यह है कि दीदी की पार्टी का एक नेता सोशल मीडिया पर आता है, वेक अप इंडिया का टैक्स चिपकाता है और भारत की बर्बादी की दुआएं मांगने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद टीएमसी का एक और नेता कैमरे पर आता है, अपनी पार्टी को, दीदी को और अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए मोदी को टारगेट करता है। बस कुछ दिनों के मेहमान है वाली अशोभनीय भाषा इस्तेमाल करता है और देश में मौजूद लिबरल गैंग ऐसे बयान की वाहवाही करने लगते हैं। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इज वेरी बैड। जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज़्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा।
आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि कांग्रेस, टीआरएस, टीएमसी और दूसरे मोदी विरोधी अलग अलग लाइन पर चल रहे हैं। सच तो यह है कि सबकी लाइन लेंथ ही एंटी मोदी है। वो एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, मगर जब बात मोदी की आती है, मोदी विरोध की आती है, तो सब एक दूसरे की हां में हां मिलाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई से जब टीएमसी नेता के विवादित बोल पर सवाल पूछा जाता है, तो वो न सिर्फ उसे टाल जाते हैं बल्कि कैमरे पर अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। लंका पर कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा कहने लगते हैं और बात खत्म होते होते एजेंडे वाली बात करने लगते हैं। जिस तरह से श्रीलंका में हालात बने हुए हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के आप पहले इंचार्ज रहे, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। इद्रिस अली हैं, विधायक हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति के साथ हुआ वही भारत के प्रधानमंत्री के साथ होगा। क्या इस तरह की बयानबाजी आपको लगता है जायज़ है? देखिए, आप टीएमसी की बात पूछते हैं, मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कहना चाहूँगा। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की है कि इस वक्त श्रीलंका के जो लोग हैं, जनता है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच से गुजर रहे हैं। वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, खासकर की अर्थव्यवस्था को लेकर, फूड प्राइसेस को लेकर, मूल्य वृद्धि को लेकर बहुत ही चिंताजनक है। पर हमारा पूरा विश्वास है कि इस अंधकार के बाद रोशनी ज़रूर श्रीलंका में वापस आएगी और कांग्रेस पार्टी श्रीलंका की जनता के साथ खड़ी हुई है। लेकिन आपको लगता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये एमएलए इद्रिस साहब हैं, इस ऐसे लोगों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए? कम से कम प्रधानमंत्री के ओहदे को तो छोड़ देना चाहिए। देखिए, जो संवेदना, जो समस्या आज श्रीलंका में है, मुझे लगता है उसी को खबर बना रखना चाहिए। भारत इस समय किस प्रकार से श्रीलंका के लोगों की मदद कर सकता है, ये मुद्दा होना चाहिए, ना सिर्फ किसी विधायक की बोले हुए बातों। दोबारा आपने किसी दूसरे दल की बात पूछी, मैं सिर्फ अपने दल की बात कहना चाहूँगा कि अगर भाजपा को लगता है कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा वो हमेशा सत्ता की कुर्सी पर बैठी रहेगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। सोचिए किस लेवल का हेट मोदी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अनाप शनाप फैलाया जा रहा है। और ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई और नहीं, मोदी के सियासी दुश्मन हैं, जिन्हें मोदी की कोई बात अच्छी नहीं लगती। मोदी कुछ भी करें, वो उन्हें नहीं जचती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश का विकास के लिए काम के लिए जुड़ा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी का हम लोग बोल सकेंगे इसलिए क्योंकि मोदी जी है एक पिता का जैसे। हम लोग एक पिता जो है, मोदी जी आज भारत का पिता बन गया। हम लोग उसलिए बोल पा रहे हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया, थोड़ा सा देखिए। हम लोग बोल पा रहे हैं कि थोड़ा सा ये जगह में डेवलप करिए, ये रेल में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मोदी जी आज है तो सबसे बड़ा भारत खड़ा है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश, देखिए आपका नेपाल, देखिए आपका पाकिस्तान और देखिए आपका श्रीलंका तो डूब चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है रशिया, यूक्रेन, जितने सारी पूरा देश में चल रहे हैं, भारत विश्व में चल रहा है, ये एक ही बोलेंगे, देश का नहीं, सबसे बड़ा नेता हमारा मोदी जी है। और एक आतंकवादी क्षेत्र का जो पार्टी है, एक आतंकवादी बोल रहा है, इद्रिस अली एक आतंकवादी है। अब देखिए उसका हिस्ट्री, 2007 में राइट के लिए पकड़ गया, एक आतंकवादी का केस भी दर्ज लगा हुआ है उसके साथ। मोदी जी है उसलिए पश्चिम बंगाल सरकार चल रहा है। एक पिताजी जैसे देख रहा है लड़के को, उसलिए पश्चिम बंगाल सरकार आज कुछ भी नहीं है, पूरा के पूरा टूट चुका है। कालीघाट घेराव होगा एक दिन, पब्लिक कालीघाट घेराव करेंगे। इतना संतरास, इतना कारचुपी, इतना भ्रष्टाचार, इतना एसएससी में दुर्नीति, हर जगह में भ्रष्टाचार। तो इसलिए पीएम को नहीं, पश्चिम बंगाल सीएम को ऐसे करना पड़ेगा, कालीघाट छोड़ना पड़ेगा। ये सब उस प्रकार के लोग हैं जिन्हें भारत की राजनीति में विघ्न संतोषी कहा जा सकता है। जिन्हें कोई भी विघ्न दिखे तो उसमें संतोष किस प्रकार से इनको प्राप्त हो सकता है, ये इनके कृत्य से और इनके विचारों से बहुत साफ दिख जाता है। और ये तृणमूल कांग्रेस तो पार्टी ही ऐसी है जिन्होंने सदा सर्वदा से कोई भी मुद्दा हो, मोदी जी के प्रति घृणा, भाजपा के प्रति विद्वेष, और यह भी मैं कहूँगा कि भारत की प्राचीन सनातन धर्म संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह, अपमान और तिरस्कार के चलते हुए
वो एक नहीं अनेक बार इस प्रकार के वक्तव्य देते रहे। बल्कि तृणमूल कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसके नेता फरहाद हाकिम ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को बुलाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाकर कहा था, देखो ये मिनी पाकिस्तान है। तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने जिस भी संदर्भ में कहा हो, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान जैसी ही अव्यवस्था और बदहाली की तरफ वो बंगाल को ले जा रहे हैं। एक लाइन में कहें तो लंका में क्या हो रहा है, वहां क्या डंका बज रहा है, क्या रायता फैला है, इंडिया में मौजूद मोदी विरोधियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ मोदी ही है। मोदी जो करें उसमें दिक्कत, मोदी बोले तो दिक्कत, मोदी ना बोले तो दिक्कत। इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे नए संसद भवन की छत पर लगे विशाल अशोक स्तंभ को इनॉग्रेट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, और दोपहर 2 बजते बजते भाईजान इस पर भी एंटी मोदी लाइन ले लेते हैं। याद कीजिए, ज्यादा दिन नहीं बीते, ये वही एंटी मोदी इकोसिस्टम था जिसने कुछ महीनों पहले दिन रात सुबह शाम सेंट्रल विस्टा के बहाने मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया था। क्या क्या नहीं लिखा था, क्या क्या नहीं कहा था। और अब वही इकोसिस्टम लंका से लेकर नए संसद भवन की छत पर लगे विशाल अशोक स्तंभ के इनॉग्रेशन तक हर चीज में अपना सियासी मुनाफा ढूंढ रहा है। इसलिए मोदी को बार बार निशाना बना रहा है, हंगामा कर रहा है, जबकि देश के भीतर मौजूद मोदी विरोधियों से उलट दुनिया मोदी को लेकर कुछ और बता रही है, नए इंडिया की ताकत दिखा रही है। प्यू रिसर्च का एक ताजा सर्वे कहता है कि मोदी की लीडरशिप में ग्लोबल स्टेज पर भारत को लेकर न सिर्फ परसेप्शन बदला है, बल्कि भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी हुआ है। 19 देशों की सूची में कौन सा देश पिछले कुछ सालों में सबसे ताकतवर होता दिख रहा है? इसके जवाब में 66% के मुताबिक चीन, 41% के मुताबिक रूस, 32% के मुताबिक अमेरिका, जबकि 28% के मुताबिक भारत मजबूत हो रहा है। इस लिस्ट में भारत भले ही चौथे नंबर पर है, मगर ताकत के लिहाज से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से ऊपर है। इसलिए जो लोग लंका का नाम लेकर इंडिया में मोदी विरोध का डंका बजा रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि दुनिया मोदी को लेकर क्या सोचती है। सबको पता है मोदी हैं, इसलिए गारंटी है कि इंडिया में लंका जैसा कोई कांड नहीं होगा, फिर चाहे विरोधी कितने भी फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों ना करें। और आज योगी आदित्यनाथ ने 1 मिनट 20 सेकंड में देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने रख दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेकाबू होती जनसंख्या। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की जनसंख्या 1,41,73,61,000 पार हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं अगले 6 महीने में हिंदुस्तान चीन को भी पीछे छोड़ देगा। चर्चा तो सोशल मीडिया में यह भी है, जब जनगणना हुई थी तो कुछ खास मोहल्लों में कुछ खास समुदाय के लोग अपना नाम लिखाने ही नहीं आए। पेपर पर आबादी कुछ और है और हकीकत में कुछ और। वोटर लिस्ट में तो नाम मिल जाएंगे, मगर जनसंख्या रजिस्टर से वही नाम गायब होंगे। तो क्या इस बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकता है? सामाजिक तरीके से या शक्ति से रोकना पड़ेगा? ये जो आबादी का असंतुलन बढ़ता जा रहा है, क्या इसको भी संतुलित किया जा सकता है? इस पर योगी आदित्यनाथ क्या सोचते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 21, 26 और ड्राइवर को मिलाकर 27। एक ऑटो और 27 सवारी। ये यूपी का फतेहपुर है, जहां पर बकरीद के मौके पर ऐसा नजारा दिखा। जिसने देखा वो देखकर दंग रह गया। ऑटो में ड्राइवर को मिलाकर 7 बड़े लोग, 4 लड़कियां और 16 बच्चे थे। बकरीद के मौके पर पुलिस चौराहों पर तैनात थी। पुलिस को देखकर ऑटो ने स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन भाग नहीं पाया। पूछताछ में पता चला कि ये सब बकरीद की नमाज से लौट रहे थे। दिनांक 10/7/2022 को बकरा ईद का त्यौहार था। जगह जगह पर हमारी पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। एक 2 सीटर में अत्यधिक संख्या में बैठे और खड़े दिखाई दिए, जिसको पुलिस द्वारा रोका गया, चेक किया गया
उसमें कुल 27 सवारियां थी। सवारियों को हिदायत करके मौके से जाने दिया गया और ऑटो को सीज किया गया है। एमवी एक्ट के तहत 11,500 का जुर्माना भी काटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वीडियो यूपी के औरैया का है। बकरीद का दिन था तो जनाब 6 बच्चों को एक बाइक पर बिठाकर आइसक्रीम खिलाने चल दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइक 2 लोगों के लिए होती है। सड़क पर बाइक चलाने का कानून होता है। बकरीद का त्योहार था, बच्चों ने जिद की और चल दिए। पुलिस ने 1,000 रुपए का चालान काटा है। बकरीद के मौके पर यूपी में जगह जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसका असर गली गली पर नजर आने लगा है। इसका जिक्र खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। भारत 135-140 करोड़ की आबादी का देश बन रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और जनसंख्या की जो स्पीड है यह आने वाले कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। देश के नक्शे में यूपी का क्षेत्रफल 7% है जबकि आबादी 17%। योगी सरकार जनसंख्या कानून पर काम कर रही है। ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। यूपी की बढ़ती आबादी को योगी सरकार कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन योगी जी की चिंता कुछ और भी है। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसके कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। योगी ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन से धार्मिक व्यवस्था पर असर पड़ता है। एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता का खतरा होता है। प्रत्येक जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। योगी जिस असंतुलन की बात कर रहे हैं वो पिछले कुछ दिनों से झारखंड की हेडलाइन है। झारखंड के जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी का ऐलान हुआ, क्योंकि जामताड़ा में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद अब वहां पर अपने हिसाब से नियम कानून बदलने की मांग हो रही है। शुक्रवार को छुट्टी इसलिए मिलता है कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे में नमाज पढ़ता है ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो। और अगर एक दिन ऑफ करते हैं तो दूसरा दिन आपको ऐसा तो नहीं है ना कि संडे को क्लास नहीं होगा। फिर तो ये आप क्यों नहीं पूछ रहे? अगर फ्राइडे को बंद कर दे रहा है मुस्लिम स्कूल तो संडे को ही बंद होना चाहिए। 2 दिन लाभ लेता था मालूम चलता आपको। तो वो तो संडे को जो फ्राइडे का पढ़ाई खत्म हो रहा है तो संडे को पूरा हो रहा है। जब किसी एक मजहब की आबादी में बड़ा शिफ्ट होता है तो इसका असर समाज से लेकर शिक्षा तक पर पड़ता है। झारखंड के गढ़वा के सरकारी स्कूल में मुस्लिम समाज के दबाव में
प्रार्थना करने का तरीका ही बदलना पड़ गया था। स्कूल के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी 75% है, इसलिए प्रार्थना भी उनके हिसाब से ही होगी। प्रार्थना के दौरान बच्चों के हाथ जोड़ने का तरीका भी बंद करवा दिया गया। जब बवाल हुआ तो सरकार एक्शन पर आई। योगी जनसंख्या असंतुलन की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले ये देखना जरूरी होगा यूपी में किस मजहब की कितनी आबादी है, किसकी आबादी कितनी बढ़ी, किसकी कितनी कम हुई। साल 1981 में यूपी की आबादी 10.5 करोड़ थी, जिसमें 15.9% मुस्लिम आबादी थी। हिंदुओं की जनसंख्या 83.3% थी। साल 1991 में प्रदेश की आबादी 13 करोड़ 21 लाख हुई। मुस्लिम आबादी 17.3% पहुंची। हिंदुओं की आबादी कम होकर 81.7% हुई। साल 2001 में यूपी की जनसंख्या 16.5 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से मुस्लिम आबादी 18.5% और हिंदुओं की आबादी 80.6%। साल 2011 में प्रदेश की आबादी 19 करोड़ 98 लाख हुई। इसमें से मुस्लिम आबादी 19.3%, जबकि हिंदुओं की आबादी 79.7% पर पहुंची। यानी 1981 से यूपी में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। योगी ने लखनऊ में जनसंख्या असंतुलन की बात कही तो हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आया। ओवैसी ने पहली लाइन में कह दिया, जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ है, ये संघियों की फेक न्यूज है और देश में बेरोजगारी भुखमरी के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या और समस्या पर लगता है ठीक से स्टडी और रिसर्च नहीं किया है, वरना वो ये तो नहीं कहते कि भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ। भारत के पास दुनिया की महज 2.4% जमीन है, दुनिया का सिर्फ 4% पानी है, जबकि दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है। जब किसी देश में आबादी ज्यादा होती है, जमीन कम होती है, पानी कम होता है, तो खाने पीने की दिक्कत हमेशा बनी रहती है। भारत विकासशील देश है, भारत को आगे बढ़ना है, मगर आबादी का बोझ ऐसे बढ़ता जाएगा तो अपनी जनता को खाना खिलाना, पानी देना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आते ही हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है? इसकी वजह मुस्लिम आबादी का ये ग्रोथ रेट है। साल 1951 में मुस्लिम आबादी 9.8% थी, साल 1971 में 11.21% पर पहुंची, साल 1991 में मुस्लिम आबादी 12.61% पहुंची और साल 2011 में मुस्लिम आबादी 14.2% थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, बल्कि बाकी धर्मों की आबादी में भी उछाल आया है, हालांकि उनकी रफ्तार मुस्लिम आबादी के मुकाबले कम रही है। 2001 से 2011 के दशक की बात करें तो इस दौरान हिंदू आबादी बढ़ी सालाना 1.55% की दर से, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी सालाना 2.2% की दर से। उससे पहले 1991 से 2001 के दशक में हिंदू आबादी बढ़ी थी सालाना 1.8%, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी थी सालाना 2.6%। योगी जी जब ये कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष की आबादी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और अराजकता आ जाएगी, तो ऐसे में तो विपक्ष ये सवाल उठाएगा ना कि जनसंख्या नियंत्रण से ज़्यादा आपको किसी वर्ग विशेष की आबादी की चिंता। देखिए, दोनों चीज़ साथ में है। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, सामाजिक समरसता को भी देखना पड़ेगा और विकास की गति को भी देखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने तो तय कर लिया है कि हमारे घर में क्रिकेट का एक टीम हो जाए, तो वो टीम ना हो बल्कि भारत के प्रति समर्पित राष्ट्रवाद की टीम हो। आज जो देश के अंदर में योगी जी की बात बड़ा कड़वा लग गया। योगी जी ने कौन सा गलत कहा? देश में एफटीआर, किस हिंदू समाज का एफटीआर क्या है?
मुस्लिम समाज का एफटीआर क्या है, ये भी गौर करना पड़ेगा। और आने वाले दिन में भारत को विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो हिंदू पर, मुसलमान पर, सिख पर, ईसाई पर, जैन और बौद्ध पर, सब पर बराबर रूप से लागू हो। ये बात एकदम सच है। हिंदुस्तान में आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अब ताकत से समस्या में तब्दील हो गई है, जिसका वक्त रहते समाधान निकालना बेहद जरूरी है। आजादी के वक्त भारत की आबादी 35 करोड़ थी, जो अब 4 गुना बढ़कर 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इसका एहसास मोदी सरकार को भी है। इसका जिक्र लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री ने भी किया था। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। हर किसी ने इस दायित्व को कंधे से कंधा मिला करके, हम अस्वस्थ समाज नहीं सोच सकते, हम अशिक्षित समाज नहीं सोच सकते। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, योगी आदित्यनाथ उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।